माय शो लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा। जी हाँ, लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरी दुनिया जहां हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वहीं हिंदुस्तान पूरी दुनिया की तरफ अपने पारंपरिक आदर्श के साथ देख रही है। तो क्या है वो पारंपरिक आदर्श? वो पारंपरिक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। और एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते वी शैल बिगिन आवर टुडे शो बाय नोइंग फर्स्ट द मूड ऑफ आवर ग्लोबल फैमिली एंड thereafter we shall know the mood of India. In doing so, my team of knowledge experts, as you can see here, they survey 6 leading newspapers of India and 6 leading newspapers of the world to bring out 3 glad, bad, and sad news of higher magnitude. Nihon Hindankyo received Nobel Peace Prize of 2024 for her efforts to achieve a world free of nuclear weapons. More than 6 lakhs Russian soldiers killed in Ukraine since 2022. 18 killed in Israel's strikes on Lebanon. India to come up with world's 700 feet tallest temple called Chandrodaya in Vrindavan soon. 5 detained for drugging, raping and dumping 9-year-old girl in Jalna, Maharashtra. India's relation with Bangladesh at stake due to growing anarchy. नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं, समाज को लेकर, मीडिया को लेकर और उनके अनोखे स्वास्थ्य को लेकर। हम सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने विशेष अतिथि का आपसे परिचय करा दूं संक्षेप में। हमारे आज के विशेष अतिथि का जन्म 1944 में लाहौर में हुआ था और वे 1947 में भारत आए। कई विषम परिस्थिति के बावजूद उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। और अगर हम उनके प्रोफेशनल करियर पे भी नज़र डालें तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी अभूतपूर्व सराहनीय कार्य किए हैं, खासकर ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में एंड इवन एजुकेशन फील्ड में। तो कई खूबियां हैं उनके जीवन पे। जब हम जाते हैं तो उनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं, लेकिन एक तथ्य जो कि मुझे सबसे पहले कहने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ, वो है उनके स्वास्थ्य को लेकर। आज वे 80 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई दवाई नहीं ली, मतलब वे आज तक बीमार नहीं पड़े। तो इन विशेषताओं के साथ मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा आज के हमारे विशेष मेहमान, और मैं बात कर रहा हूँ अपने परम आदरणीय श्री जे.के. मेहता साहब का। धन्यवाद सर, लाइफ एक्सप्रेस में आज आप जुड़े, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने लाइफ एक्सप्रेस टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, जाहिर सी बात है कि मैं ही नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शक भी आपके इस अनोखे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने दावा किया है कि आपने दवाई नहीं ली है, तो क्या है आपके स्वास्थ्य का राज? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले आपने यही सवाल पूछा, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य ही जीवन है, बिना स्वास्थ्य के जीवन नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन जो है ऐसे भागता है जैसे हवा की तरह। इस मायावी
दुनिया में, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे गुरुजी मिल गए जिन्होंने मुझे योगा सिखाया। और वो योगा, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हूँ, मैं बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी बात को मानता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन ली, आकाशवाणी दूरदर्शन में काम किया, लेह, श्रीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, बॉम्बे, सब जगह गया। तो मैंने ये देखा कि बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले, आपका सवाल इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी है, आज हम लोगों का स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है, उसका कारण बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे संभाल लिया मैंने। दो कारण है इसके। एक ये कि हमेशा आगे की सोचनी है और अच्छे कार्य करने की सोचनी है। जो ही आप स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, ये अच्छा विचार है। तो स्वास्थ्य के लिए जवान लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ही उम्र ढलने लगती है तो कॉमन मैन जो है, नॉर्मल मैन जो है, उसका जीवन यही है, बर्थ, ग्रोथ, डिजीज़, डिके एंड डेथ। कॉमन मैन, उसको बीमारी आनी है और बीमारी के बाद मौत होनी है, बुढ़ापा आना है। लेकिन इसको मैंने स्टडी किया भगवान बुद्ध की एजुकेशन से। बुद्ध ने इसी बात पे रिसर्च की। राजा महाराजा का बच्चा अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के रिसर्च करने चला गया। तो मैं रिसर्च में बहुत बिलीव करता हूँ। वो मेरा इंस्पिरेशन है कि भगवान बुद्ध ने आखिर रिसर्च करके और एनलाइटनमेंट, निर्वाण प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, सबका है, कॉमन मैन का भी है। तो मैं एक साधारण व्यक्ति था, था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 80 साल तक निरोगी काया रखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसमें ईश्वर की कृपा भी चाहिए और डॉक्टर संजय झा जैसे अच्छे इंसानों का गुड विशेस भी चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं प्रोफेसर भी बना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये फोरहेड सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान शिव की जो तीसरी आँख थी वो यहीं थी, और वो तीसरी आँख सच देखती है। ये दो आँखें जो देख रही हैं, बुद्ध ने कहा वो इम्परमानेंट है, वो टेम्परेरी है, वो इल्यूज़न है। आज है कल नहीं होगा, कल है परसों नहीं होगा। आज में आपका शरीर यहाँ है और कल मेरा शरीर चला जाएगा। तो क्यों ना मैं सच की तलाश करूं। तो मैंने बुद्ध जो योगा करते थे उसी पर मैं आगे बढ़ा। सर, मेरा अगला प्रश्न आपके सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर को लेकर के है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपने कई सराहनीय कार्य किए हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने प्रोफेशनल जर्नी के ऊपर में प्रकाश डालें। जी। मेरा जो करियर शुरू हुआ जब मैं 20 वर्ष का था, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, और मैं ग्रेजुएशन किया था। साइंस ग्रेजुएशन के बाद आकाशवाणी बॉम्बे में मुझे जॉब मिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वहाँ गुरु बहुत अच्छे मिले, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के, जो पूरी लगन से काम भी कर रहे थे और मेरी उम्र के थे, सीनियर सिटीजन। और उन्होंने मुझे सिखाया इंग्लिश कैसे बोलना, डिफरेंट भाषा, मुझे मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव की, मेरा लिखना इम्प्रूव किया। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रामा स्वामी साहब आज भी जीवित हैं और वो साउथ इंडिया में, केरला में हैं। तो ये प्रोग्राम देख के वो बहुत खुश होंगे। तो इसलिए मैं सच्चाई वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे दिल्ली में, जहाँ मुझे काम करने का मौका मिला कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड और सिंगापुर जाने का मौका मिला।
टू स्टडी द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। आकाशवाणी दूरदर्शन तो हमारी है, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होने वाला है। तो मुझे इन 4 देशों में भेजा गया एज ए ITU फेलो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फेलो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और क्योंकि मैं स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखता था तो मैं जापान भी और रिसर्च डिविजन्स में गया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ नई चीज़ें दिखाई। यहाँ समय नहीं है मैं सब कुछ बताऊँ आपको, लेकिन उसको आने के बाद भारत में भी मेरी रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया, और मुझे आकाशवाणी दूरदर्शन की तरफ से साउथ इंडिया में भेजा गया नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने कि सर ये आप रिसर्च करो कि वहाँ तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन सक्सेस स्टोरी हो गई है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने मुझे कहा ये राजस्थान और बीमारू स्टेट में क्यों नहीं हो रही है, और मुझे रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आपकी योगा से आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी कि आप रिसर्च स्कॉलर बनोगे, जिसकी हमें भारत में आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। तो मैं रिसर्च करके वहाँ से लाया कि केरला में और तमिलनाडु में ये ऐसी क्या बात है कि वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में है और हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं आपको बस 1 मिनट में ये बताऊँगा कि तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जो उनके सोशल रिफॉर्मर हैं, उनकी शिक्षा पे सब चलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन मत बनाइए। और जब मैं केरला में गया तिरुवनंतपुरम में, तो वहाँ मैंने देखा कि पढ़े लिखे बहुत हैं। एजुकेशन इज़ नंबर 1 इन केरला इन इंडिया, मैंने देखा। इसके बेसिस पे मैंने दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई जो दिखाई भी गई। इसके अलावा मेरे को लेह दूरदर्शन जाने का मौका मिला, आकाशवाणी दूरदर्शन। तो वहाँ मैं सियाचिन ग्लेशियर गया, तो मैंने जवानों को बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर जाके और भारत के लिए अपनी जान देने को तैयार देखा। ओहो। और इधर पेंगोंग सो लेक गया मैं, चाइना बॉर्डर पर, जहाँ हमारे जवान जान देने को तैयार थे। तो मेजर शैतान सिंह का पुतला मैंने देखा, जिसको मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आपने हमारे भारत को 1962 में बचाया। ये मेरी हाइलाइट्स है अबाउट माय कैरियर। बहुत अच्छा सर। मुझे लगता है कि आपने जो विदेशों में जाकर के वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपने समझा, और आज की जो इंडियन मीडिया है, मैं कह सकता हूँ कि उसकी नींव आप लोगों ने ही रखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में हम चाहेंगे कि आज के युवाओं के लिए क्या ऐसी चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक एक समग्र विकास हो, तो उसके लिए आप थोड़ा संदेश के रूप में। बहुत अच्छा तीसरा सवाल भी आपका। अब मैं अपने एजुकेशन कैरियर का बताऊंगा आपको कि रिटायरमेंट के बाद मैं कभी बैठा नहीं, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते मैं प्रोफेसर होकर रिटायर हुआ 10 साल की नौकरी करने के बाद। तो मैंने ये देखा कि हमारे नौजवानों में बहुत दम है। भारत की जनसंख्या आज चाइना से भी आगे बढ़ गई है। 145 करोड़, चाइना पीछे रह गया। और हमारा पूरा विश्वास है मुझे कि अगर हमारे नौजवान अपने आप को 3 चीज़ों से बचाएं। पहली, कि किसी ऐसी आदत में ना पड़ जाए कि निकलना मुश्किल हो जाए। इसमें एक चाइनीज़ की सेइंग है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी ट्रैप में गिर जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर नौजवान शराब, जुआ, तंबाकू, किसी भी गलत परिस्थितियों में या गलत कंपनी में फंस गए तो निकलना बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, याद रखो कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे। तो अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे। तो इसीलिए कभी किसी को हेट नहीं करना, कभी किसी को दुखी नहीं करना। ये मेरा दूसरा लेसन है। किसी को कभी दुखी, किसी का मन नहीं दुखाना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा ये है कि आप, क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ महाभारत हुई है, तो कर्ण जब कुरुक्षेत्र में जब उनकी डेथ हुई तो वो जब इंद्रलोक में गए
तो उनको भूख लगी, उन्होंने कहा भी मुझे भूख लग रही है, तो वहाँ यमदूत ने उन्हें सोना चांदी दे दिया। इन्होंने कहा ये क्या है भाई, मेरे को तो भूख लगी है। उन्होंने कहा आप दानवीर करण हो, आपने यही दान किया है, सोना और चांदी दान किया है, तो आपको यहाँ भी सोना और चांदी ही मिलेगी। मतलब क्या है बच्चों, जितना आप भला करोगे, जितना गरीबों का दुख दूर करोगे, उनको खाना खिलाओगे, उनको सोना चांदी मत दो, उनको रोटी खिलाओ, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको हमेशा रोटी मिलती रहेगी। ये मेरी 3 शिक्षाएं याद रखना बहुत ही बच्चों। अच्छा। आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहेगी, आप सेहतमंद रहोगे और मेरी तरह 80 साल तक बिना किसी दवाई के, बिना डॉक्टर के जियोगे और सबके काम आओगे, देश के काम आओगे। अपने माता पिता आपसे हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आज आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े, और हम चाहेंगे कि आप भविष्य में भी पुनः हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को सही मार्गदर्शन करते रहें। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लाइफ एक्सप्रेस मिशन पे कुछ, क्योंकि सारी दुनिया में हमारे भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा में भी हैं, मैं पेरिस और वहाँ भी गया, तो सब बड़े खुशी से मुझसे मिलते थे, लेकिन सब भारत माता को याद रखते हैं। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि भारत माता, धरती माता के पास ही रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अंत में आपके अभूतपूर्व सराहनीय कार्य को देखते हुए हमारी लाइफ एक्सप्रेस जो जुड़ी है टीम है, उन्होंने आपके लिए एक अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो अवार्ड है LXP Icon of India Award. LXP Icon of India Award is proudly presented to Professor J.K. Mehta for his remarkable contributions to Indian media and yoga on 14th October 2024. नमस्कार मित्रों, आज हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पेट के बारे में उसके टिप्स आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले है कब्ज़ जो कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि जब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रख ही नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह का भोजन लें जिसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं, और भोजन भी हम सादा सिंपल भोजन लें जिसमें चिकनाई ना हो, मैदा वाला भोजन ना बने। और भोजन करते समय हम बीच में पानी नहीं पिएं, ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उसके साथ साथ जब हम रात को सोते हैं, यदि हम दूध पीते हैं तो दूध के साथ में उसमें 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल हम उसमें मिला लें, 1 चम्मच जो हरी सौंफ होती है उसका पाउडर, और 1 चम्मच गुलकंद उसके साथ दूध के साथ हम लेंगे तो पेट हमारा और आपका सभी का पेट साफ होगा और हम निरोगी रह सकते हैं। उसी के संदर्भ में जो इसको नहीं ले सकते हैं वो हरड़ का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक चूर्ण बना के घर में रख सकते हैं, जिसमें आप काली हरड़, जो छोटी वाली हरड़ आती है, उसका आपने 1 मात्रा ले लेंगे, उसके बराबर में ही हमने काली हरड़ के साथ साथ में हमने सनाई की पत्ती जो आती है उसको हम 1 मात्रा ले लेंगे बराबर उसके, और उसी साथ में हम जीरा ले लेंगे, हम गुलाब की पत्ती ले लेंगे बराबर। सपोज करो हमने 100 ग्राम लिया तो 4-5 से 100 ग्राम हो गए, और उसमें काला नमक ले लेंगे बराबर का। इनको पाउडर बना करके रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में सोते समय हम लेंगे तो हमारा पेट साफ रहेगा। जब हमारा पेट साफ रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें तो स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। तो कब्ज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा है, रामबाण की तरह कार्य करता है। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी यानी कि शेयर्स में निवेश करना। शेयर्स में निवेश करना
लोग कहते हैं कि अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसा गंवा भी सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीबन 6 से 7 हज़ार कंपनीज जो हैं, जो वो हमारी लिस्टेड हैं, जिनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अब इनमें किस तरह से कंपनी का चयन करें, तो मैं आपको कुछ आसान से कुछ 2-3 टिप्स दूंगा। आप अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप कंपनीज हैं लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज। ये बहुत सरल बना दिया अब इस समय सरकार ने और सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा जो पहली फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। वो आप गूगल पे जाकर के या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वो कौन सी टॉप 100 कंपनीज हैं। उसके बाद मिड कैप कंपनीज क्या है, मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी। अगली 150 कंपनीज जो हैं वो मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। उसके बाद जो बाकी जितनी भी बची हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा हो गया, कैनवस बहुत बड़ा हो गया। अब स्मॉल कैप में भी मार्केट ने क्या किया है कि स्मॉल कैप का 100, स्मॉल कैप फर्स्ट 200, स्मॉल कैप 500, तो ऊपर की अगर स्मॉल कैप में भी आप 100-200 लेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप हमेशा, अगर आप बिगनर हैं तो आप बड़ी कंपनी में निवेश करें, आप लार्ज कैप कंपनीज में ही निवेश करिए या मिड कैप कंपनीज में जाइए। स्मॉल कैप में जाते हैं तो टॉप 100 कंपनीज में, स्मॉल कैप की भी टॉप 100 कंपनीज में जाएं। अगर उससे नीचे कंपनीज में जाते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। रिटर्न हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर। तो ये आप बातें ध्यान रखें। फिर आप अक्सर सुनते हैं मार्केट में, जब भी आप न्यूज़ में सुनते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, आज निफ्टी इतने पॉइंट नीचे गिर गया। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, सूचकांक है, जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। और सेंसेक्स जो है वो बीएससी, जो दो बड़ी एक्सचेंजेस हमारी कंट्री में जो नेशनल लेवल की हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी जो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाती थी, बीएससी का जो मेन सूचकांक या इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनीज हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको बोलते हैं हम निफ्टी, यानी कि एनएससी की 50 टॉप 50 कंपनीज निफ्टी में रहती हैं। ये सूचकांक, जब हम सुनते हैं कि सूचकांक डाउन है आज, तो इसका मतलब हम एक प्रिजम्पशन करते हैं कि सारा मार्केट ही डाउन होगा। किसी दिन सेंसेक्स के पॉइंट बहुत कम हो गए या निफ्टी के पॉइंट, इसका मतलब ये है कि अगर टॉप कंपनीज के शेयर गिरे हैं तो बाकी कंपनी के भी शेयर गिरे हैं। तो एक इससे मार्केट के बिहेवियर का पता चलता है। तो या तो आप टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करें या सेंसेक्स या निफ्टी की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। इसके बाद देखिए, कहना बहुत आसान है लेकिन फिर भी चयन करना बहुत मुश्किल है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। उसका एक और अच्छा उदाहरण ये है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है कि एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे कोई बता देता कि कौन सी शेयर खरीदूं तो बहुत अच्छा होता। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, ये उसका काम है कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करें। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड खरीदा है तो वो खुद सेलेक्ट करेंगे शेयर्स को। आपको क्या सेलेक्ट करना है? आपने म्यूचुअल फंड में ये सेलेक्ट करना है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड लूं। इक्विटी फंड का मतलब है ज़्यादातर अधिकतर पैसा इक्विटीज़ में लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड का डेट फंड लेते हैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट डेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स निकलते हैं, तो वो उनमें निवेश करते हैं। तो वो कॉर्पोरेट डेट है, उसमें रिटर्न कम होगा लेकिन उसमें रिस्क भी कम होगा। म्यूचुअल फंड के गोल्ड फंड्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड के अब रियल एस्टेट फंड्स भी आ रहे हैं। रियल एस्टेट लेना हर एक के बस की बात नहीं है। आपको कई लाख रुपया चाहिए, कई करोड़ों में बात होती है। तो आप, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप बहुत 2,000, 5,000, 10,000 रुपये से निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये देखना है, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में आपको ये देखना है कि इक्विटी लार्ज कैप फंड में लें, इक्विटी मिड कैप फंड में लें या इक्विटी स्मॉल कैप फंड में लें। एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड भी आता है जिसके अंदर सबका मिश्रण होगा। उसमें फंड मैनेजर लार्ज कैप भी ले सकता है, मिड कैप भी ले सकता है, स्मॉल कैप भी ले सकता है। उसका अल्टीमेटली एम ये होगा कि अपने निवेशक को वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। फिर आप गोल्ड फंड भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर आपको कोई सेफ्टी की परेशानी नहीं है कि आप गोल्ड कॉइन ले रहे हैं, उसको लॉकर में रख रहे हैं। आप गोल्ड फंड लीजिए और आपको जैसे गोल्ड बढ़ रहा है वैसे ही आपका फंड भी बढ़ेगा। और म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं। एक यूनिट की प्राइस को हम बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो जिस नेट एसेट वैल्यू में आपने लिया है, आपको ये देखना है कि वो आगे कितना बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आज नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये की है तो वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि सस्ता मिल रहा है। एक नेट एसेट वैल्यू 200 रुपये की है तो वो महंगा मिल रहा है। नहीं, इसमें सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। आपने ये देखना है कि हो सकता है 200 रुपये का शेयर या नेट एसेट वैल्यू
वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे दे, ना कि 10 रुपए का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के IKS सेगमेंट में हम एक नया ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे संस्कृत अल्फ़ाबेट के जरिए। तो हिंदी या संस्कृत वर्णमाला का अगला अक्षर है ई या ह्रस्व ई, और यहाँ हम ई से कहेंगे इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह इज़ नथिंग बट सेंस कंट्रोल और कंट्रोलिंग ऑल योर 5 सेंसेस। इंद्रिय निग्रह implies limits placed on sensual enjoyment. The eyes must not see certain things, the ears must not hear certain things, and the mouth must not eat certain things or speaks certain things. तो कहने का तात्पर्य है कि आपको संयम रखना होगा। आप देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, या ओवरऑल अपने शरीर से आप क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों पर आपको संयमित या अनुशासित रहने की ज़रूरत है। एंड दैट्स ऑल अबाउट इंद्रिय निग्रह। IKS में हम एक और विषय को समझेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और वो है कि पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट राइटर कर्मवीर सिंह, पूजा पाठ में देवताओं को तिलक लगाने के लिए विविध प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से अष्टगंध व चंदन सबसे अधिक सात्विक है। देवताओं के माथे पर तिलक लगाने के पीछे यह विज्ञान है कि देवता की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होकर मनुष्य यानी पूजक की आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति करें। कर्मकांड के अनुसार सकाम साधना में दोनों हाथों से चंदन घिसने की प्रक्रिया को महत्व दिया है। किसी भी कार्य की संपूर्ण सिद्धि के लिए उस शिव बाएं व शक्ति दाएं को जोड़ना आवश्यक है। जब हम दोनों हाथों से चंदन घिसते हैं तो शिव व शक्ति दोनों के तत्व अपने में जागृत कर लेते हैं। दोनों हाथों से चंदन घिसने पर शरीर की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो मनुष्य के लिए हितकर है। इसके विपरीत मृत व्यक्ति के लिए दाएं हाथ से चंदन घिसने का विधान है। दाएं हाथ से चंदन घिसकर दाहिनी नाड़ी पिंगला नाड़ी द्वारा मृत शरीर की लिंग देह को क्रिया शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की अनंत यात्रा के लिए गति देना है। हमारे प्राचीन शरीर विज्ञान के अनुसार प्राण निकल जाने के बाद भी मृत शरीर में कुछ मात्रा में सुप्त उपप्राण कुछ समय तक शेष रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब यह मानते हैं कि मरने के बाद कुछ समय तक मनुष्य का मस्तिष्क जीवित रहता है। दाएं हाथ से चंदन घिसने वाले व्यक्ति की सूर्य नाड़ी दाईं सक्रिय होती है और इस प्रकार उसके शरीर से रजोगुनी तरंगे निकलकर मृत व्यक्ति की देह को प्राप्त होती हैं, जो उसके उपप्राण को शीघ्र उसके मृत शरीर से निकलने में सहायक बनती है। चंदन में सात्विकता होती है, जो मनुष्य की आध्यात्मिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों भ्रिकुटी के बीच माथे पर चंदन का तिलक लगाने की प्रथा है। परंतु यदि हम सफ़ेद चंदन में हल्दी या कुमकुम मिलाकर घिसें तो उसकी सात्विकता कम हो जाती है, क्योंकि हल्दी व कुमकुम में रजोगुनी तरंगे होती हैं जो चंदन के सत्व कणों को विघटन कर देती है। इसलिए चंदन घिसते समय उसमें हल्दी या कुमकुम नहीं मिलाना चाहिए। जब हम किसी देव प्रतिमा या चित्र पर देव की भ्रू मध्य में चंदन का तिलक लगाते हैं तो उस देवता की सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। इससे देवता का तत्व उस प्रतिमा अथवा चित्र की ओर आकृष्ट होता है और वो जागृत हो जाते हैं तथा आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक बनाते हैं। चंदन के प्रयोग के पीछे यही विज्ञान है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज सेक्शन की ओर।
जहां हम एक और वर्ड स्ट्रेस रूल सीखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। Well, so today we will see word stress rule 2 और इस रूल में हम देखते हैं कि suffixes like T, Y, OUS, TIVE, GY, ये suffixes जब भी किसी वर्ड्स के एंड में आते हैं तो उस केस में हमारा रूल कहता है कि पुट स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड। ओके, कि हमें तीसरे सिलेबल पे बल देना है काउंट करके पीछे से। अगर हम काउंट करते हैं, सपोज इफ़ यू हैव अ वर्ड लाइक एक्टिविटी जिसमें कि 4 सिलेबल्स हैं, एक्टिविटी, ओके, एक्टिविटी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि टी वाई हमारा सफिक्स हो गया और उसके पहले थर्ड सिलेबल, अगर हम थर्ड सिलेबल काउंट करें तो पहला सिलेबल एंड से अगर देखते हैं तो टी वाई है, दूसरा वी आई है, वी, और फिर उससे पहले तीसरा जो है टी है। तो हमें तीसरे सिलेबल्स पे बल देना है फ्रॉम द एंड। So that's why this will be pronounced as activity. उसी तरह से सेकेंड वर्ड को आप देखिए, जितने भी ये ब्लू में हाईलाइटेड सिलेबल्स हैं उन पे हमें स्ट्रेस देना है, ठीक है। तो अब देखते दूसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी, देन नेसेसिटी, देन कमोडिटी, इंडस्ट्रियस, laborious, injurious, informative। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया है आपका informative, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि क्यों हम इंफॉर्मेशन में मैं पे बल देते हैं और यहाँ पे क्यों हम informative में for पे बल देते हैं। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, which says that put stress on the third syllable from the end if a word ends with suffixes like ty, ous, tive, and gy. So this rule is very clear. See, for a beginner it may sound little mechanical in the beginning, but slowly it becomes part of your habit. It becomes instinctive. बिल्कुल सहज हो जाता है समय के साथ साथ। थोड़ा अभी आपको मैकेनिकल लगेगा, but there is nothing like that. So with this rule I think we will stop here, and in the next episode we shall move on to rule 3. तो आज के सत्र की समाप्ति हम यहाँ करते हैं इस आह्वान के साथ कि हमें जो ये शरीर मिला है ये सेल्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बना है, और इसलिए अपने सभी सेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपने अंदर आत्मीयता का हम विकास करें ताकि शांति और उन्नति के लिए अनुकूल माहौल बन सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द एपिसोड 5 ऑन 16th October. जय हिंद। According to a great writer, Karmveer Singh,